समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, इस आधे घंटे में हम आपको सिर्फ खबर नहीं समझाते बल्कि खबरों की पेचीदगी को भी समझाते हैं। लेकिन सबसे पहले झट से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें। पहली जो खबर है वो है निशांत की पॉलिटिक्स को ना टाइमिंग की टेंशन जारी है, यह दूसरी खबर रहेगी। एम्स पर क्रेडिट पॉलिटिक्स यह तीसरी खबर रहेगी और पटना में अपराधियों का तांडव यह चौथी खबर रहेगी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की बड़ी बैठक की। दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद हैं। पहले दिन की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बिहार से दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद और इसी साल 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय बड़ी बैठक चल रही है। बजट के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद। बैठक में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा तो हुई ही, केंद्र और राज्य सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश भी की गई। बिहार से दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा इस बैठक में शामिल हुए। यूपी को लेकर चल रही कई तरह की चर्चाओं के बीच बीजेपी की इस 2 दिवसीय बैठक को कई मामलों में खास माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और बीजेपी की बड़ी बैठक को अब आपको समझाते हैं। 2 दिवसीय मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हो रही है। 2 दिवसीय ये बैठक है। 2 दिवसीय बैठक में 2 सत्र हैं। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर मंथन हो रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी चल रही है। ऐसे में जो नतीजे आए हैं उनको लेकर इस बैठक में मंथन चल रहा है। प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या है उसके फीडबैक पर भी चर्चा हो रही है। राज्य सरकारों और बीजेपी के राज्य संगठनों के समन्वय पर भी चर्चा हो रही है। यह समन्वय जरूरी भी है, क्योंकि बीजेपी को ग्राउंड की पार्टी भी माना जाता है। उसका जो ग्राउंड पर जो उसके कार्यकर्ता है उनको बहुत स्ट्रांग माना जाता है। ऐसे में संगठन और सरकार के बीच में समन्वय पर चर्चा हो रही है। आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी पर भी इस पूरी बैठक में चर्चा चल रही है। और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार के स्कूलों की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक करने के लिए 48 घंटे का समय दिया था। लेकिन 72 घंटे बाद भी स्कूल की जो टाइमिंग है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, जिस पर शिक्षक सवाल उठाने लगे हैं। सवाल है कि मुख्यमंत्री के बयान और शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बावजूद क्यों नहीं बदली स्कूलों की टाइमिंग। अभी भी स्कूल सर 9 से 4:30 ही चल रहा है। मुख्यमंत्री जी सदन में घोषणा किए और हम लोग इंतजार करते रह गए। काफी इंतजार कर रहे हैं। यदि वैसा हो जाता 10 से 4 तो काफी बेहतर रहता। बिहार में स्कूलों की टाइमिंग एक बार फिर से चर्चा में है और राज्य के शिक्षक शिक्षा मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी क्यों नहीं बदल रही स्कूलों की टाइमिंग। मुख्यमंत्री जी सदन में घोषणा किए और हम लोग इंतजार करते रह गए, लेकिन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा विद्यालय का समय नहीं बदला गया। सवाल है कि स्कूल की टाइमिंग का ये मुद्दा फिर से क्यों चर्चा में है। कुछ दिनों पहले की बात है, तब के पाठक शिक्षा विभाग के एसीएस हुआ करते थे। स्कूल की टाइमिंग को लेकर विवाद चल रहा था। तब मुख्यमंत्री ने सदन में स्कूल की टाइमिंग 10 बजे से शाम 4 बजे तक करने की बात कही थी। सीएम के कहने के बावजूद जब स्कूलों की टाइमिंग नहीं बदली तो मानसून सत्र के दौरान जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने सवाल उठा दिया। सदन के नेता के द्वारा जो घोषित मापदंड है और उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन का भी उदाहरण दिया
कि हम लोग भी विद्यालय जाते थे 10 से 4, तो हमको लगता है इतना बोलने के बाद अब तक विभाग को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। ठीक, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब नए दौर में तो यह समय सारणी निश्चित रूप से निर्धारित होना चाहिए। नीरज कुमार के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग 2 दिन में फैसला लेगा। शिक्षा मंत्री ने सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूल की टाइमिंग करने का भरोसा दिया। निश्चित रूप से जो सदन की सहमति है और सदस्यों के जो विचार हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बातों को कहा, मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दें। शिक्षा मंत्री के आश्वासन को 72 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन अब भी स्कूलों की टाइमिंग नहीं बदली। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूल चल रहे हैं, जिसे लेकर शिक्षक शिक्षा मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि स्कूलों में कब लागू होगी 10 to 4 वाली टाइमिंग। 72 घंटे बीत जाने के बाद भी 10 से 4 का कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया है। के पाठक के शिक्षा विभाग में रहते शुरू हुआ स्कूलों की टाइमिंग का विवाद उनके जाने के बाद भी जारी है। ये अलग बात है कि अब सवाल नए एसीएस एस सिद्धार्थ से नहीं, बल्कि शिक्षा मंत्री से पूछे जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार, आनंद अमृतराज और गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। तो खबर तो समझिए में स्कूल की टाइमिंग पर विवाद क्यों मचा हुआ है, इसको समझाते हैं आपको। बिहार में स्कूल की टाइमिंग पर विवाद है। सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक स्कूल चलने का इस समय टाइम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने 10 से 4 बजे तक स्कूल चलाने की बात कही थी। मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद स्कूल की टाइमिंग नहीं बदली गई। विधान परिषद में जेडीयू के नीरज कुमार ने मुद्दा उठाया था। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इस पर भरोसा दिया था। 2 दिन का टाइम मांगा और टाइम बदलने का उन्होंने भरोसा दिया। 3 दिन गुजर चुके हैं और स्कूल की टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं आया है। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद इंतजार में शिक्षक हैं। शिक्षकों का जो इंतजार है वो कब तक रहेगा, कब होगी स्कूल में 10 से 4 बजे की टाइमिंग, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश के बेटे निशांत कुमार को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। निशांत राजनीति में कदम रखेंगे या नहीं, इस पर चर्चा हो रही थी, पर इन सवालों का जवाब खुद निशांत ने ही दे दिया। निशांत कहते हैं कि वे अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं। हालांकि उनके रिश्तेदार उम्मीद जता रहे हैं कि सियासत में निशांत की एंट्री जरूर होगी। मेरे लिए पूरा विभाग परिवार एक परिवार। कहा जा रहा था कि निशांत जी आएंगे राजनीति। चलो आध्यात्मिक पद पे चल रहा हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिवारवाद के आरोपों से मुक्त रहे हैं। सार्वजनिक तौर पर कई बार वे कह चुके हैं कि पूरा बिहार उनके लिए परिवार है, पर हाल के दिनों में उनके एकमात्र बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चा भी हो रही थी। इस बीच शुक्रवार को पटना के एक दुकान पर पहुंचे निशांत से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि निशांत जी, क्या आप राजनीति में आएंगे? इस पर निशांत ने कहा वे आध्यात्म में विश्वास रखते हैं, दुकान पर भी स्पीकर खरीदने ही आए हैं ताकि वो भजन अच्छे से सुन सकें। ये भी मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आया हूँ। जो मोबाइल पे मैं हरे रामा हरे कृष्णा सुनता हूँ, तो उसके लिए स्पीकर खरीदने आया हूँ ताकि उस पर और अच्छा से सुन सकूँ। कहा जा रहा था कि निशांत जी आएंगे राजनीति। चलो आध्यात्मिक पद पे चल रहा हूँ। निशांत ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने को लेकर साफ संकेत देने की कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं है, वे आध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं। हालांकि निशांत के रिश्तेदार ऐसा नहीं मानते। न्यूज़ 18 ने जब ये सवाल उनसे पूछा तो जवाब था, निशांत को राजनीति की अच्छी समझ है और उन्हें राजनीति में आना ही चाहिए क्योंकि जनता भी चाहती है। राजनीति समझ बूझ तो है ही बहुत है, लेकिन अभी पता नहीं, अभी इंटरेस्ट नहीं बनाया है। जनता चाहने पर हम समझते हैं कि आना चाहिए, आ जाएगा। लेकिन उन्होंने खुद खंडन किया कि नहीं, राजनीति से उनका कोई मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, अभी तो यही बोल रहा है, लेकिन हमें लगता है कि आ जाना चाहिए। जनता भी काफ़ी चाह रही है, समाज सोसाइटी लोग काफ़ी चाह रहे हैं कि आए। वैसे निशांत राजनीतिक समारोहों और सोशल मीडिया से भी दूरी बनाए रखते हैं, कभी सार्वजनिक तौर पर बयान नहीं देते। अब निशांत ने साफ कर दिया है कि राजनीति में आने का उनका कोई इरादा नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
तो खबर तो समझिए में पॉलिटिक्स को निशांत की ना आखिर क्यों है उसके मायने समझाते हैं। निशांत कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, सब जानते हैं। कुछ दिन पहले निशांत के राजनीति में आने की अटकलें अचानक से लगने लगी थी। निशांत के लिए पॉलिटिक्स में आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पिता उनके सीएम है और जेडीयू के वो अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में उनकी जो पार्टी में आने की जो संभावनाएं चल रही हैं उसको लेकर कोई बड़ी बात नहीं है, निशांत आ सकते हैं। लेकिन निशांत ने यह साफ कर दिया है कि वो राजनीति में नहीं आएंगे और इस तरह की कयासबाजी पर विराम लगा दिया है। तमाम नेताओं के बेटे और बेटी राजनीति में हैं। राजनीति में नेताओं के बेटी बेटियों की फहरिस्त जो है वो बहुत लंबी है, लेकिन पिता के मुख्यमंत्री होते हुए भी निशांत राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। निशांत ने राजनीति की जगह अध्यात्म का रास्ता चुना है। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि जरूरी नहीं है कि नेता का बेटा नेता ही बने। इसके साथ ही राजनीति में परिवारवाद के पैरोकारों को भी उन्होंने बड़ा संदेश दिया है। अगली खबर का रुख करें। राज्यसभा सांसद संजय झा ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि एक्मी शोभन बाईपास पर ही एम्स का निर्माण जल्द शुरू होगा। इस पर अब क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। आरजेडी ने दावा किया है कि उनकी पहल गठबंधन सरकार के समय में हुई थी। सत्ता पक्ष ने तंज कसते हुए आरजेडी पर चुटकी ले ली है। दरभंगा एम्स का रास्ता साफ हो चुका है और यह भी साफ हो चुका है कि शोभन बाईपास पर ही बनेगा दरभंगा एम्स। इस बात की जानकारी 26 जुलाई को जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी। संजय झा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की चिट्ठी को टैग करते हुए लिखा, हमें शेयर करते हुए खुशी है कि दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा शोभन एकमी बाईपास के निकट प्रस्तावित भूमि का सर्वेक्षण करने 18-19 मार्च 2024 को दरभंगा आई केंद्र सरकार की तकनीकी टीम ने अपनी रिपोर्ट में उक्त भूमि को एम्स निर्माण के लिए उपयुक्त बताया है। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रस्तावित भूमि पर एम्स के निर्माण को मंजूरी दे दी है। शोभन बाईपास पर दरभंगा एम्स के निर्माण को मंजूरी की खबर सामने आने के बाद से अब इस पर क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। आरजेडी ने दावा किया है कि इसकी पहल गठबंधन सरकार के समय में हुई थी। बिहार सरकार में उस समय शामिल स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी थे और प्रस्ताव दिया गया था कि शोभन में ही एम्स का निर्माण होना चाहिए, लेकिन उस समय आनाकानी कर रही थी बीजेपी के कुछ दबाव में, या बीजेपी के लोग चाहते थे कि जो आरजेडी कहे, महागठबंधन कहे वो नहीं हो, लेकिन अंतोगतवा घोषणा हो गया कि वो शोभन में ही एम्स का निर्माण होगा। वहीं आरजेडी के क्रेडिट पॉलिटिक्स पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने चुटकी ली है। अब विपक्ष इसका भी क्रेडिट ले रहा है। 1.5 साल में डिपार्टमेंट में जो बैठा नहीं और हर दिन नीतीश कुमार के सरकार की और नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को अपने कॉलर पर लगाने को तैयार खड़े हैं, उनसे पूछिए ना कि कभी डिपार्टमेंट में किसी डिपार्टमेंट में बैठ कर समीक्षा किया था। क्रेडिट पॉलिटिक्स अपनी जगह है, किसकी वजह से एम्स बन रहा है ये तो बात की बात है। अच्छी बात है कि एम्स निर्माण को मंजूरी मिलना, क्योंकि जिस दिन ये अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा उस दिन बिहार के एक बहुत बड़े इलाके के लोगों को लाइफलाइन मिल जाएगी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और दरभंगा एम्स पर क्रेडिट पॉलिटिक्स को भी समझिए। दरभंगा में एम्स का बहुत दिनों से लोगों को इंतजार था। एम्स कहां बनेगा इस बात को लेकर भी विवाद चल रहा था। कुछ दिनों पहले बिहार सरकार ने शोभन बाईपास पर एम्स बनाने का प्रस्ताव दिया था। शोभन बाईपास वाली जमीन पर बरसात में पानी भर जाता है। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग ने पहले इस जमीन को सही नहीं माना था, लेकिन बिहार सरकार ने जमीन को भरवाने का आश्वासन दिया, सभी आधारभूत संरचना देने का वादा भी किया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम दरभंगा आई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शोभन बाईपास में एम्स बनाने की मंजूरी दे दी। अब आरजेडी नेता कह रहे हैं कि फैसले के समय तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, जिसको लेकर एनडीए के नेता क्रेडिट पॉलिटिक्स बता रहे हैं और इसको लेकर आरजेडी पर तंज कसा जा रहा है। तो पटना के पिपरा और शेखपुरा इलाके में अपराधियों ने शुक्रवार की रात जमकर तांडव किया है।
अपराधियों ने 3 लोगों को गोली मारी, इनमें से एक की मौत हो गई। घटना के बाद से इलाके में जो हालात है वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। पूर्णिया में तनिष्क के शोरूम में हुई भीषण लूट को अभी 12 घंटे भी नहीं हुए थे कि अपराधियों ने बिहार की राजधानी पटना में एक और बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को देखिए कैसे बिहार की राजधानी पटना में ये बदमाश हाथ में हथियार लेकर बेखौफ घूम रहे हैं। तस्वीरें रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र की हैं। सीसीटीवी में दिख रहे इन बेअंदाज बदमाशों ने शुक्रवार की रात पीपरा और शेखपुरा इलाके में जमकर तांडव मचाया। बदमाशों ने 3 लोगों को गोली मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। लोग आया सर, एक बैग गोली चलाने लगा। हम दुकान पे बैठे हुए थे। हाँ। एक बैग मारा तो लग गया पूरा, भैया को भी लग गया। और हम तो गिर गए, फिर हमको समझ में नहीं आया तो सब लोग यहाँ हमको लेके चले आए। कौन गोली मारा? पूरा के था सर। हमेशा की तरह पुलिस टीम बनाकर अपराधियों को पकड़ने की बात कह रही है। छापेमारी का दावा किया जा रहा है। इसमें 2 अभियुक्तों की पहचान अभी तक की गई है और एक अन्य अभियुक्त है, उसकी भी पहचान हमने अभी कर ली है। हमारी टीम जो है लगातार रेड जो है उनके ठिकानों पे कर रही है। सवाल है कि बिहार में अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए? कैसे पटना में खुलेआम लहरा रहे हैं हथियार? क्या कर रही है बिहार की पुलिस? पूर्णिया लूट के बाद पटना कांड को क्या माना जाए? क्या खत्म हो चुका है पुलिस का इकबाल? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब पटना में मर्डर के मायने क्या है वो समझिए। पुलिस की पकड़ कमजोर हो रही है। अगर पकड़ कमजोर नहीं है तो फिर अपराध क्यों हो रहे हैं? पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा है। अगर इकबाल खत्म नहीं हो रहा है तो अपराध बढ़ कैसे रहे? बदमाशों को पुलिस का डर नहीं रहा है। अगर डर होता तो अपराधियों के अपराध करते वक्त हाथ कांपते। बदमाश पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, साफ दिख रहा है तस्वीरों से। पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस की कार्यशैली अगर ढंग की होती तो इस तरह की घटनाएं, इस तरह की वारदातें नहीं होती। फ्रांस में हो रहे पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए आईओसी की सदस्य नीता अंबानी और रिलायंस ग्रुप्स के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी पेरिस पहुंचे। दोनों ने साथ में पेरिस के प्रसिद्ध एफिल टावर के सामने तस्वीर भी खिंचाई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया हाउस पर नीता अंबानी ने कहा है कि यह एक ऐसी जगह है जहां हम अपने एथलीटों का जश्न मनाने जा रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन करेंगे और यह उनके लिए घर से दूर एक घर जैसा माहौल होगा। इसीलिए हम इंडिया हाउस में आने वाले 2 हफ्तों में होने वाले सभी समारोह का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार हमारे पास भारत से आने वाले खिलाड़ियों का एक बड़ा दल है। भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। This year, and we truly hope and pray that this journey will lead us to the first ever Olympics in India. पहले तो स्वागत है आपका इंडिया हाउस में। बहुत खुशी हो रही है आज कि ओलंपिक के इतिहास में, इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स, दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज इट्स ओन हाउस। और this is a place that we are going to celebrate our athletes, cheer for them, and it's going to be a home away from home for them. So we are looking forward to all the celebrations in the coming 2 weeks. This time we have a great contingent coming from India, and I think 47% of them are girls. So I am so proud, and more power to our young girls and our boys. But I think this time India is going to do well. I'm keeping my fingers crossed.
तो खबर तो समझिए में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।